गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टुडे वी आर लर्न अबाउट गैस्ट्रिक इरिगेशन, गैस्ट्रिक लबाज या गैस्ट्रिक बॉस। आपको इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है मीनिंग इसका सेम होना है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। गैस्ट्रिक का हमने पहले देखा कि भाई हमारे स्टोमक, इरिगेशन मतलब उसको इरिगेट करना, उसको बॉस करना, लबाज आ जाता है या बॉस आ जाता है, ये सबका मीनिंग होता है। गैस्ट्रिक को हमारे जो स्टोमक उसको बॉस करना, उसको इरिगेट करना, उसको लबाज करना। ठीक है, तो ये किस किस कंडीशन में होता है हम इसका सिंपल भाषा में यदि बात की जाए, सिंपल वर्ड में हम इसको समझ लेते हैं कि भाई गैस्ट्रिक लबाज, गैस्ट्रिक इरिगेशन, स्टोमक बॉस क्या होता है। राइट। तो जैसे कि अब कोई पेशेंट आ गया, भाई कोई पॉइजन का पेशेंट आया जिसने कुछ भी पॉइजनस सब्सटेंस ले लिया, राइट, उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी जो भी इंटरनल मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, और उसका एब्जॉर्ब ना हो, उस कंडीशन हमको विद इन 24 आवर के अंदर क्या होता है, हमारे स्टोमक को वॉश करना होता है हमारे नॉर्मल सलाइन से, और जो भी हमारे सॉल्यूशन होते हैं, एंटीडोट्स होते हैं, फिजिकल केमिकल एंटीडोट्स हैं, उनसे हमको उसको, और वाटर से क्या करना होता है, हमको गैस्ट्रिक को वॉश करना होता है, गैस्ट्रिक को इरिगेट करना होता है, जो कि हमारी एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं, एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं, और हमारी जो आईबी सेट होता है और हमारी एनएस की जो ड्रिप होती है, बोतल होती है, उसको कनेक्ट कर देते हैं, और डायरेक्टली वो 1000 से 1500 ml तक हमारे स्टोमक में फ्लूड जाता है। NaSRL जो भी हम लिक्विड दे रहे हैं, एंटीडोट्स दे रहे हैं, केमिकल या फिजिकल एदर वो हो सकता है, तो वो किस में जाता है, डायरेक्ट हमारे स्टोमक में जाता है, डायरेक्ट हमारे पेट में जाता है। उसके बाद फिर हम उसको कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू करने के बाद वापस से वो हमारे एब्डोमेन से, हमारे स्टोमक से वापस आता है, नली के जो हमारी ट्यूब होती है, एनजी ट्यूब, उससे वापस आता है, और तब तक हमको उसको स्टॉप नहीं करना है, तब तक हमको उसको वापस बैक फ्लो आने देना है, तब तक क्लियर वाटर ना आने लगे। ठीक है, तो ये इसका एक जनरल प्रोसीजर हो गया। आपने कोई भी ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग ले ली, कोई रेड किलर ले लिया, कोई भी ऐसा इधर आपने पॉइजनस सब्सटेंस ले लिया, तो विद इन 24 आवर के अंदर आपकी जो मसल्स हैं उसको एब्जॉर्ब ना कर पाएँ, आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ना हो, और आपकी मसल्स को इंजुरी ना हो, ठीक है, इरिटेट ना हो, आपकी मसल्स टीयर ना हो, तो उस कंडीशन में उसको क्लियर करने के लिए उसको बॉस हम ये चीज़ें प्रोवाइड करते, हमारे गैस्ट्रिक को बॉस देते हैं। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया, हम थोड़ा बुक की लैंग्वेज के हिसाब से देख लेते हैं। अभी मैंने आपको जनरली समझा दिया। इसका इंट्रोडक्शन है, गैस्ट्रिक इरिगेशन और स्टोमक बॉस मीन्स टू बॉस आउट इरिगेट द स्टोमक with a solution. It is used most frequently in emergency treatment and gastric dilation and पॉइजनिंग। आपको गैस्ट्रिक डायलेशन का प्रोसीजर करना हो, या आपको कुछ भी पॉइजनस सब्सटेंस लिया हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं आप, गैस्ट्रिक को, आपके स्टोमक को वॉश करते हैं फ्रीक्वेंटली, या कोई भी आपको इमरजेंसी कंडीशन है उस कंडीशन में भी आप करते हैं। इधर आप कब कर सकते हैं, या तो कोई पॉइजनस सब्सटेंस लिया हो उस कंडीशन में भी, अदरवाइज इसके अलावा भी और भी कुछ ऐसी प्रोसीजर होती हैं तब आपको ये चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं। जैसे कोई गैस्ट्रिक का, कोई आपका स्टोमक का सर्जरी होने वाला हो, तो आपको उस कंडीशन में भी स्टोमक बॉस देना होता है। ठीक है, इसका क्या क्या पर्पस हो सकता है, अभी हम इसका इंट्रोडक्शन देखा हमने, अभी हम इसका पर्पस समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दैट, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों हम इसको देते हैं। इसका पर्पस है टू रिमूव द पॉइजन फ्रॉम द स्टोमक बिफोर दे कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। जो भी हमने पॉइजनस सब्सटेंस लिया, इधर वो लिक्विड फॉर्म में हो, या सॉलिड फॉर्म में, या सेमी सॉलिड फॉर्म में हो, या पाउडर फॉर्म में, तो वो हमारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ना हो, उसके पहले हमको ये स्टोमक बास देना होता है। यदि वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन क्या करेगी, उसको ब्लड स्ट्रीम में सेंड कर देगी, और वो पूरी हमारी होल बॉडी में ब्लड स्ट्रीम से, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स में और हमारी होल बॉडी में फैल जाएगा, और धीरे धीरे करके हमारे ऑर्गन को डैमेज करेगा, इवन हमारे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हमको इमरजेंसी कंडीशन में प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है विद इन 24 आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पर्पस है यहाँ पर, टू रिलीव द नोसिया वॉमिटिंग इन केस ऑफ द एक्यूट डायलेशन ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। कोई भी आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो, या आपको नोसिया वॉमिटिंग हो रहा हो, आपको स्टोमक को डायलेट करना है, तो उस कंडीशन में भी आप दे सकते हो। नोसिया वॉमिटिंग हो रहा है, इन केस ऑफ आपको स्टोमक डायलेशन करना, उस कंडीशन में भी आप बबल इरिगेशन, आप गैस्ट्रिक इरिगेशन या गैस्ट्रिक लबाज पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो। टू कलेक्ट गैस्ट्रिक कंटेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉइजन, आपको गैस्ट्रिक
गैस्ट्रिक जो कंटेंट है वो आपको कंटेंट कलेक्ट करना है कि भाई उसने कौन सा पॉइजनस लिया है, आपको उसका ऑब्जर्वेशन करना है, आपको पता लगाना है कि भाई कौन सा पॉइजन लिया, तब भी आप गैस्ट्रिक लवास दे सकते हो, एस्पिरेट कर सकते हो सिरिंज से, पिस्टन से। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है टू ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ एपिथेलियल सेल फॉर बैक्टीरियल स्टडीज़। आपको कुछ भी वो वहाँ से कंटेंट लेना हो और इसमें आपको बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह का स्टडी करना हो, उसके लिए भी आप गैस्ट्रिक लवास करते हो या गैस्ट्रिक एस्पिरेट करते हो। टू क्लीन ब्लीडिंग एंड गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से अगर आपकी कोई सर्जरी की वजह से आपको इंटरनल ब्लीड हो रहा हो तो आपको ब्लीडिंग को क्लीन करना है, तब भी आप गैस्ट्रिक लवास दे सकते हो। सॉरी। टू क्लीन द स्टोमक एज प्रिपरेशन ऑफ द सर्जरी। आपको कोई सर्जरी के लिए स्टोमक को प्रिपरेशन करना हो, स्टोमक को आपको प्रिपेयर करना हो सर्जरी के लिए, उस कंडीशन में भी आप गैस्ट्रिक लवास दे सकते हो। ठीक है, किस किस कंडीशन में दे सकते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस वगैरह लिया हो, आपका गैस्ट्रिक का कोई सर्जरी वगैरह होना हो, स्टोमक को आपको डायलेट करना हो, नोसिया वोमिटिंग की वजह से आपको स्टोमक डायलेट करना हो, गैस्ट्रिक जो कंटेंट है वो आपको स्टडी करने के लिए आपको लेना हो, या कोई बैक्टीरियल वायरस ग्रोथ के लिए आपको लेना हो, तब भी आप एस्पिरेट करके कलेक्ट कर सकते हो। आपको स्टोमक को इंटरनली कोई ब्लीडिंग हुई हो या आपको सर्जरी के लिए उसको प्रिपेयर करना हो, ये इसका पर्पस हो गया। याद रखने वाली बात है, इसको याद रखो। इसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। इट डिपेंड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ। एग्जाम्पल, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के थर्ड लॉ के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। कैसे काम करता है, इट डिपेंड ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ। क्या कहता है भाई, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी आपका एक्शन होता है उसका अपोजिट इक्वल, उसका रिएक्शन भी होता है, उसका अपोजिट रिएक्शन होता है। तो हम भी अपोजिट दे रहे हैं, अभी उसने पॉइजन लिया तो हम उसको पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं गैस्ट्रिक लवास दे करके। आई होप इतना समझ आया होगा। इसके बाद हम सॉल्यूशन यूज फॉर दैट, इसमें कौन कौन से सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। प्लेन वाटर भी आप H2O भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल सलाइन जो आपका सोडियम क्लोराइड आता है, रिंगर लैक्टेट आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप इसमें वीक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और बेसिक एसिड इन कोरेसिव पॉइजनिंग। जो आपका वीक सॉल्यूशन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या बेसिक कोरेसिव पॉइजनिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हो। कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट। स्पेसिफिक एंटीडोट ए पॉइजन आइडेंटिफाई, यदि आपको पॉइजन आइडेंटिफाई हो गया, पॉइजन के बारे में आपको पता चल गया, तो आप उसके लिए स्पेसिफिक एंटीडोट आती है, एंटीवीनम आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉस्फोरस पॉइजनिंग वगैरह के लिए आता है पाम वगैरह, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर फिजिकल एंटीडोट आते हैं, इसमें कैटेगरी दी हुई है ABCD में एंटीडोट में, फिजिकल, केमिकल और फिजियोलॉजिकल। फिजिकल में कौन से आते हैं, इट मिक्स विद द पॉइजन एंड डाइल्यूट द पॉइजनस और प्रिवेंट इट्स एब्जॉर्प्शन और शूट द मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, जो हमने पॉइजन लिया उसके साथ मिक्स हो जाता है और उसको डाइल्यूट कर देता है, और जो हमारी मसल्स होती हैं उसको उसमें एब्जॉर्ब होने से उसको कम करता है और मसल्स को हमारी रिलीफ देता है। क्या करता है, जैसे आपने कोई भी पॉइजन लिया तो आप जो एंटीडोट दे रहे हो वो क्या करता है, उसको डाइल्यूट कर देता है, उसकी लेवल को बिल्कुल छोटे छोटे कणों में बारीक कर देता है, तोड़ देता है, डाइलेशन कर देता है। उसके बाद क्या होता है, जो मसल्स है उसको इरिगेट होने से, उसको प्रॉब्लम आने से रिलीफ प्रोवाइड करता है वहाँ पर, ताकि आपकी मसल्स वगैरह बर्न ना हो, आपकी मसल्स इरिगेट ना हो, राइट। उसके बाद आता है केमिकल एंटीडोट। दीज रिएक्ट विद द पॉइजन एंड न्यूट्रलाइज इट। केमिकल एंटीडोट होते हैं जो हमारे पॉइजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। दिस हैव द सिस्टमैटिक इफेक्ट पॉइजन टू दैट ऑफ पॉइजन। इफ द पॉइजन हैज़ डिप्रेसिव एक्शन, द एंटीडोट हैज़ द स्टिमुलेट इफेक्ट ऑफ द बॉडी।
क्या होता है इसमें भाई, जो फिजियोलॉजिकल पॉइजन आते हैं, ये कह रहे थे सिस्टमेटिक इनका इफेक्ट रहता है, अपोजिट रिएक्ट करते हैं किसके, जो भी हमने पॉइजन लिया उसके सिस्टमेटिक हमारे सर्कुलेशन में उसका अपोजिट रिएक्शन करते हैं पॉइजन के। इफ द पॉइजन है डिप्रेसिव एक्शन, द एंटीडोट है स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी। यदि आपका जो पॉइजन है वो क्या करता है, डिप्रेस कर रहा है, किसी चीज़ को सप्रेस कर रहा है, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। यदि वो स्टिमुलेट कर रहा है तो उसको डिप्रेस करने का काम करता है, तो ऐसा उसके अगेंस्ट उसके काम करता है ये हमारा फिजिकल एंटीडोट। फिर इसमें अमाउंट ऑफ फ्लूइड हम कितना दे सकते हैं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप एक बार में बुक के अकॉर्डिंग तो इन्होंने 500 बताया है, पर आप 1000 तक का इसमें अमाउंट आप आपके गैस्ट्रिक में फ्लूइड इंसर्ट कर सकते हो, फ्लूइड आप दे सकते हो। फ्लूइड 1000 ml आपको फिर से वही वापस निकालना होता है, और कब तक उसको वापस निकालना है, तब तक वो क्लियर बॉटल ना आ जाए, ठीक है। फिर इसका इंडिकेशन क्या है, इंजेस्टेड पॉइजन इंजेस्टेड किया हो उस कंडीशन में, ब्लीडिंग ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से कोई ब्लीडिंग हुई हो, कोरेसिव कोरोजन पॉइजनिंग वगैरह, डेंजर पॉइजन वगैरह लिया हो उस कंडीशन में। kerosene and other hydrocarbon due to the danger aspiration of the stomach content। दूसरा इंडिकेशन क्या है, कोरेसिव केरोसिन आता है, जो हमारा मिट्टी का तेल आता है जिनसे हम चिमनियाँ वगैरह जलाते थे पहले गांव में, 10-20 साल पहले की बात है जब हम छोटे हुआ करते थे, तो लाइट इतना फैसिलिटी नहीं था, चिमनी वगैरह केरोसिन ऑयल से जलाते थे हम। तो वो केरोसिन ऑयल यदि हाइड्रोकार्बन्स वगैरह लिए हों तब भी हम इस कंडीशन में भी गैस्ट्रिक लवास वगैरह दे सकते हैं। फिनाइल वगैरह पी लेता है कोई, घर में झगड़ा हो गया, कुछ हो गया है ना, तो इस कंडीशन में भी हम ये गैस्ट्रिक लवास दे करके पॉइजन रेड किलर वगैरह ले लिया तो हमको देना होता है। कब तक देना होता है, विद इन 24 आवर। उससे ज़्यादा हो जाता है फिर इसका देने का कोई महत्व नहीं बचता है। फिर हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन आता है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमको फॉलो करना चाहिए। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट एंड फैमिली टू विन द कॉन्फिडेंस। कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसके पहले हमको हमारे जो भी क्लाइंट है, क्लाइंट मीन्स यहाँ पर हमारा पेशेंट, उसको हमको एक्सप्लेन करना है, और उसके जो भी फैमिली मेम्बर है उसको भी हमको एक्सप्लेन करना है, ताकि वो उस चीज़ के बारे में उससे डरे ना, उससे घबराए ना, क्लियरली उसको जो लैंग्वेज आता है, जो बोली आती है उसमें उसको समझा देना है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट वन आता है, रिमूव द डेंचर्स इफ एनी। यदि कोई भी डेंचर्स आर्टिफिशियल कुछ भी दांत वगैरह लगे हुए हैं, अदर कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो आपको क्लियरली रिमूव कर लेना है। उसके बाद इंट्रोड्यूस द माउथ गैग इन केस ऑफ द अनकॉन्शियस ऑपरेटिव क्लाइंट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम द वाइटिंग ऑफ ट्यूब वाइट ना करे, इसके लिए आपको माउथ गैग आता है, गॉज पीस वगैरह से आप माउथ गैग बनाते हो, वो उसके मुंह में लगा देना है। क्यों? क्योंकि वो ट्यूब वगैरह कट करने से बच सके हमारी। उसके बाद आता है हमारा लुब्रिकेट द ट्यूब विद वाटर सॉल्युबल जेली टू मेक इजिली इंसर्शन। अब यहाँ पर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की बात कर रहे हैं, जब आप ट्यूब डाल रहे हैं तो उसको आपको लुब्रिकेट कर लेना है जेली से, ताकि वो इजिली इंसर्ट हो सके, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट एंड पेन ना हो। नेक्स्ट वन है हमारा टू प्रिपेयर इंसर्ट द ट्यूब स्लोली टू प्रिवेंट द ट्रामा। ट्यूब को आपको स्लोली इंसर्ट करना है ताकि आपको ट्रामा इंजुरी होने से बच सके। बी प्रिपेयर टू सक द एयर वे इमीडिएटली इन केस द क्लाइंट वॉमिट ड्यूरिंग इरिगेशन। इमीडिएटली टर्न द पेशेंट टू 3 क्वाड्रेंट पोजिशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। पेशेंट को आपको सेमीफोलर पोजीशन प्रोवाइड करना है। यदि पेशेंट आपका एस्पिरेट कर रहा है तो आपको इमीडिएटली सक्शन करना है ट्यूब रिमूव करके, राइट। नेक्स्ट वन हमारे यहाँ पर है इंश्योर प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब। ट्यूब को आपका प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट हुई है नहीं हुई है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है। आपको स्टेथोस्कोप से चेक कर लेना है, ठीक है। एवॉइड इंट्रोड्यूस ईयर को इंट्रोड्यूस होने से आपको अवॉइड करना है, ईयर ना जाना चाहिए। ड्यूरिंग प्रोसीजर ऑब्जर्व द वाइटल साइन डिग्री ऑफ द कॉन्शियसनेस रेगुलरली। तब आप इंसर्ट कर रहे हो तब आपको सेचुरेशन वगैरह, हार्ट रेट, पल्स रेट, आपको वाइटल साइन भी मॉनिटर करना है, पेशेंट का कंडीशन मॉनिटर करना है। क्लाइंट में भी इंटरेस्टेड टू यूज फ्लेवर्ड माउथ वॉश आफ्टर ट्यूब इज रिमूव। ट्यूब रिमूव करने के बाद आपको कोई भी फ्लेवर्ड माउथ वाश वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें माउथ वाश करने के लिए दे देना है, ओरल हेक्सेडाइन वगैरह
इट इज़ एसेंशियल रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड or drink, removal of the poisonous substance. It will be necessary to introduce a gastric tube with a large lumen pass by the mouth and stomach. जो ट्यूब होते हैं वो आपको नेसेसरी होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो भी पॉइजनस सब्सटेंस लिया वो आप क्विकली इमीडिएटली उसको रिमूव कर सकें। अब इसके लिए भैया क्या क्या आर्टिकल्स आते हैं स्टूडेंट, वो हमको आर्टिकल्स प्रिपरेशन भी शायद लिखा नहीं है मैंने, ऐड कर लो। आर्टिकल्स आपको क्या क्या लगने वाले हैं वो भी यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आपको लगने वाले हैं। एक आपको ट्रे लगेगी, मैकिन्टॉश वगैरह लगेगा, स्ट्राइल आपको ग्लव्स लगेंगे जो भी आपके साइज़ आ रहे हो 7, 7.5 में, गॉज पीस वगैरह लगेगी, लिग्नोकैल्जेनी लगेगी, स्टेथोस्कोप आपको लगने वाला है। उसके बाद आप जो भी गैस्ट्रिक लवाज के लिए दे रहे हैं आपको IV साइड वगैरह लगने वाला है, और एक बकेट आपको पास में रखना है ताकि जो भी फ्लूइड बाहर आ रहा है वो आप उसमें कलेक्ट कर सको, या एक कंटेनर आपको रखना है। ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली है। क्या क्या लगेगा आपको, स्टेथोस्कोप लगेगा, सर्जिकल ग्लव्स लगेंगे, आपको जेली लगेगी, आपको स्टिकिंग लगने वाला है, NG ट्यूब लगने वाली है ना, एक ट्रे लगेगा, उसका गॉज पीस वगैरह लगेगा, स्ट्राइल वाटर लगने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्रिपरेशन करके रखना होता है। मैकिन्टॉश वगैरह लगेगा, टॉवल सीट वगैरह लगेंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखना है। किडनी ट्रे वगैरह हो गया, राइट। उसके बाद हम प्रोसीजर समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से हमको ये प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट। ये तो हर प्रोसीजर में ही आपको क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है। इफ़ यूर पेशेंट इज कॉन्शियस, इफ़ यूर पेशेंट इज नॉट कॉन्शियस, यू कैन एक्सप्लेन हर और हिज रिलेटिव, राइट। यदि आपका पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो आप उसके रिलेटिव को, उसके अटेंडेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। यदि कॉन्शियस है तो आपको पेशेंट को भी एक्सप्लेन करना है, और हो सके तो आप कंसेंट साइन भी लो यदि आप हाई रिस्क प्रोसीजर कर रहे हो। यदि आप ऐसा नहीं करते हो, बाद में कोई ऑब्जेक्शन आता है, बात आपके ऊपर आएगी, हॉस्पिटल अथॉरिटी के ऊपर आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ध्यान में रखना है। स्क्रीन द क्लाइंट को प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए आपको स्क्रीन या कर्टन लगा लेना है। ब्रिंग ऑल द आर्टिकल्स बेड साइड, आपको आर्टिकल्स बेड के पास ही रखना है। ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ लेके आ गए फिर दूसरी चीज़ के लिए भाग रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर आ रहे हो, तो आपको टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी नहीं करना है। इमरजेंसी प्रोसीजर होती है तो आपको पहले से ही रेडी करके रखना है। फिर हमारा प्लेस द टॉवेल एंड मैकिन्टॉश ओवर द चेस्ट ऑफ द पेशेंट की चेस्ट के ऊपर आपको मैकिन्टॉश या टॉवेल रख लेना है ताकि वो वेट होने से क्लॉथ उसके बच सके। प्लेस द क्लाइंट फॉलोअर पोजिशन विथ हेड नेक वेल सपोर्टेड विद द हाइपर टेंशन पोजिशन आपको सेमी फॉलोअर पोजिशन में पेशेंट को रखना है। वॉश हैंड विथ सोप एंड वाटर, हैंड वॉश कर लेना है सोप से या जो भी आपका सॉल्यूशन उससे। मेजर द ट्यूब इन गैस्ट्रिक कॉज, आपको ट्यूब मेजर कर लेना है कितना आपको इंसर्ट करना है। लुब्रिकेट द ट्यूब एंड प्लेस टिप ऑफ द फॉर द माउथ, आस्क द क्लाइंट टू सेलो एडवांस टू ट्यूब जेंटली क्विकली अप द मार्क, जो भी आपने मार्क किया वहाँ तक आपको ट्यूब इंसर्ट करना है। पेशेंट को निगलने के लिए, सेलो करने के लिए उसको बोलना है, जरी लगा के धीरे धीरे आपको ट्यूब इंसर्ट करना है। आफ्टर ट्यूब इंसर्ट होने के बाद एक बंदा आपके साथ असिस्टेंट के लिए रहेगा, आप सिरिंज से उसको पुश करना है, खाली सिरिंज से एयर पुश करना है, स्टेथोस्कोप लेकर के कान में लगा करके सुनना है कि ट्यूब आपकी प्रॉपर इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है। यदि प्रॉपर आपकी इंसर्ट हुई है, कंफर्मेशन आपको मिल जाता है, तो आपको स्टिकर से डायनाप्लास्ट में उसको स्टिक कर देना है, चिपका देना है। उसके बाद फिर आपको जो भी फ्लूइड है वो इंसर्ट करना है। 400 से 500 ml आप 1000 ml तक भी कर सकते हो। एक बार में आप 500 करना है, फिर उसको वापस लेना है, फिर करना है, ऐसे करके 500 करके आप 2 से 3 बार दे सकते हो, राइट। तो ऐसा करके आपको फ्लूइड इंसर्ट करना है। उसके बाद आपका प्रोसीजर होने के बाद आपको ट्यूब को वापस से जेंटली रिमूव कर लेना है, बकेट डस्टबिन में डाल देना है। ये सब होने के बाद आपको पेशेंट को प्रॉपर
पोजीशन में दे देना है, प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन देना है उसको, माउथ वाश वगैरह दे देना है, और गॉज पीस से जो भी उसका कंटेंट सीक्रेशन वगैरह आया वो सारी चीज़ें क्लियर कर देना है। ये सब होने के बाद जो भी आपके आर्टिकल्स बचते हैं उनको आपको सही जगह पर, प्रॉपर जगह पर प्लेस कर देना है, जहाँ पर लिए रिंस वाटर में, रनिंग वाटर में वॉश करके उनको रख देना है। आपको भी हैंड वॉश करना है, और जो भी चीज़ें हैं वो उसको सबको डिस्कार्ड कर देना है जिनका यूजेस नहीं है अभी। तो ये हमारी जनरली प्रोसीजर है, ये आपको परफॉर्म करना है। आफ्टर केयर करना है, रिंस माउथ करना है, उसको माउथ वाश वगैरह दे देना है, रिमूव मेकॉन्ट उसको हटा देना है, मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में जो भी है उसमें आपको रखना है। क्लीन द आर्टिकल्स आपको क्लीन करना है, रिकॉर्ड टाइम एंड अमाउंट ऑफ फ्लूइड, रिप्लेस आर्टिकल्स को अपनी जगह पर रिप्लेस रख देना है। सभी को जो भी आपने फ्लूइड वगैरह दिया हो, कितना अमाउंट में दिया है, वो सारी आपको रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना अनिवार्य है, आपको रिपोर्ट करना है, फाइल में मेंशन करना है, साथ ही साथ जो नर्स आती है उसको आपको रिपोर्ट करना है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इजी सा टॉपिक था, छोटा सा हमारा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जनरली हमारे हॉस्पिटल में हमको देखने को मिलता है। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन समझा, पर्पस देखा था, प्रिंसिपल देखा, सॉल्यूशन कौन कौन से यूज़ होता है वो देखा, क्या क्या इसका इंडिकेशन था वो सारी चीज़ें देखी, जनरल इंस्ट्रक्शन देखा हमने, प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिकल्स देखा, और प्रोसीजर देखा। मुझे नहीं लगता है कि दोबारा आप समझाने की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और लेक्चर में।